नमस्कार साथियों, अगस्त्य नेट क्लासेस की तरफ से सभी का स्वागत। हम लोग इवोल्यूशन पढ़ रहे थे। इवोल्यूशन में आज हम लोग पढ़ेंगे एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। साइंस किसी चीज को तब तक नहीं मानती जब तक उसके पास एविडेंस नहीं हो जाए। इवोल्यूशन हुआ कि नहीं हुआ, इसके पक्ष में जब तक एविडेंस नहीं दिए जाएंगे तब तक ये नहीं माना जाएगा कि इवोल्यूशन हुआ कि नहीं हुआ। इवोल्यूशन के सबसे पहले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ में हम लोगों ने पढ़ा कि प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर टेम्परेचर ज्यादा था, ऑक्सीजन एब्सेंट थी, एटॉमिक लेवल का था। एटम्स के रूप में सारे मॉलिक्यूल सारे सब्सटेंस एटम्स के रूप में थे। कीमोजेनिक इवोल्यूशन हुआ। कीमोजेनिक इवोल्यूशन में एटम मॉलिक्यूल बने, मॉलिक्यूल से इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बने, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बने और ऑर्गेनिक से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक बने, यानी कीमो इवोल्यूशन हुआ। केमिकल इवोल्यूशन हुआ मॉलिक्यूल्स का, एटम्स के रूप में से वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक रूप में आए। जब केमिकल इवोल्यूशन हो गया तो उसके बाद बायोजेनिक इवोल्यूशन हुआ, जिसको बायोजेनी हम लोगों ने कहा था। बायोजेनी में क्रमशः ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स से प्रोसेल बनी, प्रोसेल से प्रोकैरियोट्स बनी, प्रोकैरियोट से ऑक्सीजन, जब फोटोसिंथेसिस शुरू हो गई तो ऑक्सीजन क्रांति हुई तो प्रोकैरियोट से यूकैरियोट बन गई। यूकैरियोट सेल से बैक्टीरिया आए स्टार्टिंग में। अब प्रोकैरियोट से यूकैरियोट से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आए, मल्टी सेल से टिश्यू बने, टिश्यू से ऑर्गन बने, ऑर्गन से ऑर्गेनिक सिस्टम बॉडी बनी। हम लोग देखते हैं सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। सेल से शुरुआत हुआ। सेल कहाँ से आया? केमिकल एंड बायोजेनिक इवोल्यूशन से। ओरिजिन ऑफ लाइफ में हमने पढ़ा। अब सेल आगे बढ़कर के टिश्यू बनाई, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से पूरी बॉडी बन गई। ये जो विकास हुआ क्रमिक, और इवोल्यूशन की परिभाषा यही है, ग्रेजुअल एंड ऑर्डिनरी चेंज व्हिच मेक्स ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। लेकिन ये इवोल्यूशन हुआ कि नहीं हुआ, जिसमें लेमार्क ने अपनी थ्योरी दिया, डार्विन ने थ्योरी दिया, ह्यूगो डिवरीज ने अपनी थ्योरी दिया, मॉडर्न सिंथेटिक आई। लेकिन जब तक एविडेंस हम लोग नहीं देंगे तब तक ये नहीं माना जाएगा कि इवोल्यूशन हुआ कि नहीं हुआ। अब हम लोग इवोल्यूशन के पक्ष में कुछ एविडेंस देखेंगे कि कौन कौन से एविडेंस हैं जो ये प्रूव करते हैं कि इवोल्यूशन हुआ कि नहीं हुआ। अब एविडेंस अगर हम आएंगे तो कई तरह के एविडेंस हम लोगों के सामने आते हैं। ये इंट्रोडक्शन हम लोग चर्चा हो गई। पहला एविडेंस है मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। दिस फर्स्ट इवोल्यूशन एविडेंस, मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। दूसरा एविडेंस के रूप में एम्ब्रियोलॉजी दी जाती है। तीसरा प्लेइंटोलॉजी दी जाती है, फॉसिल्स रिकॉर्ड्स। चौथा टैक्सोनॉमी, और पांचवा जो है फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री एविडेंस के रूप में दिया जाता है। जियोग्राफिकल ये भी एविडेंस के रूप में दिए जाते हैं। कनेक्टिंग लिंक्स, और आठवें में जेनेटिक्स, और नौवें में कैम्फ्लोजेस। ये 8-9 ऐसे पॉइंट्स हैं जो एविडेंस देंगे कि इवोल्यूशन हुआ। ओरिजिन ऑफ लाइफ, प्रोटोसेल, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, अब यूकैरियोट से मैमल्स तक, ह्यूमन तक जो बन के आए हैं उसका इवोल्यूशन हुआ। यानी सभी के एंसेस्टर एक थे। ये जब हम एविडेंस देंगे तभी ये माना जाएगा कि इवोल्यूशन हुआ। तो वन बाय वन हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी का एविडेंस के रूप में क्या है, कैसे एविडेंस देती है। मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी का मतलब है, मॉर्फोलॉजी का मतलब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और एनाटॉमी का मतलब है इंटरनल स्ट्रक्चर। किसी भी जीव के, किसी भी ऑर्गेनिज्म के, किसी भी स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म के मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी ये बताती है कि इसका इंसिस्टर कौन रहा होगा। अभी हम देखते हैं कि कैसे मालूम होगा कि मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी से कैसे प्रतीत होगा
कि इसके एंसिस्टर कौन थे। मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी अगर हम देखेंगे तो 3-4 पॉइंट्स में इसको हम लोग पढ़ेंगे। पहला होमोलॉगस ऑर्गन एंड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, एडाप्टिव रेडिएशन में हम लोगों ने इसको पढ़ा था। डार्विन फिंचेस, इसको माइक्रो इवोल्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है। एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज में फॉर्मेशन होती बदलती है, एक स्पीसीज से 2 स्पीसीज होगी। ये माइक्रो इवोल्यूशन या डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं। इसको हम लोग एडाप्टिव रेडिएशन में देख चुके हैं। दूसरा एक को एवोल्यूशन है, इसको हम इसी मॉर्फोलॉजी के एविडेंस में पढ़ेंगे। तीसरा है एनालॉगस ऑर्गन एंड कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, इसको भी हम लोग एडाप्टिव रेडिएशन में पढ़ चुके हैं, लेकिन एविडेंस के रूप में इसको भी देखेंगे। अगला है वेस्टिजियल ऑर्गन्स होते हैं कुछ, इसको भी हम मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस के रूप में पढ़ेंगे। और एक इसमें छूट गया है जिसको एटिविस्म ऑर्गन कहते हैं। एटिविस्म ये ऑर्गन, जिस तरह से वेस्टिजियल ऑर्गन होता है उसी तरह से एटाविस्म ऑर्गन भी होते हैं। एटाविस्म, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो 1 बाय 1 देखते हैं इसका एविडेंस किस तरह से है। होमोलोगस ऑर्गन सबसे पहले देखते हैं। होमोलोगस ऑर्गन क्या है, इसको हम लोगों ने एडाप्टिव रेडिएशन में भी पढ़ा था, लेकिन इसमें भी देखते हैं कि होमोलोगस ऑर्गन, होम का मतलब होता है घर, जो एक घर से चले हों। इसको समझने का तरीका होम, इसमें होमोलोगस और एनालॉगस में थोड़ा लड़के कंफ्यूज करते रहते हैं। होमोलॉगस का मतलब आप समझेंगे, होम से जब शुरू करेंगे मतलब सबका घर एक था, मतलब ऐसे ऑर्गन जिनकी ओरिजिन और डेवलपमेंट सेम हो, ऐसे ऑर्गन को हम होमोलॉगस करते हैं। लेकिन इनके फंक्शन जो हैं वो कुछ अलग अलग तरह के होते हैं। ओरिजिन और डेवलपमेंट तो इनका बराबर है, लेकिन इनके फंक्शन अलग अलग हैं ड्यू टू डिफरेंट एनवायरनमेंट के नाते। स्ट्रक्चर और ओरिजिन और फंक्शन, ओरिजिन और स्ट्रक्चर सेम होते हुए भी फंक्शन अलग इसलिए हैं कि अलग अलग एनवायरनमेंट के नाते अलग अलग तरह से एडाप्ट हो गए हैं। उसी तरह से इसमें परिभाषा भी लिखी गई है, दे आर ऑर्गन्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर, सिमिलर स्ट्रक्चर built on same fundamental plan but may appear different and embryonic origin but different function. They show divergent evolution. और क्या है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन? क्या है इवोल्यूशन? इज origin of 2 or more species from a common ancestor and later gradually become different species. They are more related. देखिए यही हम लोगों ने एडाप्टिव रेडिएशन में पढ़ा था कि एक स्पीसीज जब जियोग्राफिकली आइसोलेट हो जाती है किसी और अन्य जगह पे और जियोग्राफिकल एरिया में चली जाती है, तो वहाँ के अनुसार जब एडाप्ट होती है उसमें वेरिएशन हो जाते हैं, तो धीरे धीरे वो आपस में अलग हो जाती है, ब्रीडिंग करने लगती है, वो अपने सिस्टर स्पीसीज से अलग हो जाती है, अलग स्पीसीज होती है। यही है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। इसी को डार्विन ने गैलापागोस में जब डार्विन फिंचेज को, ब्लैक बर्ड्स को उन्होंने देखा था, तो वो बर्ड्स जो है वो जब 13-14 अलग अलग आइस लैंड्स में जाके चली गई थी, जो करीब आइसोलेट हो गई थी, तो अलग अलग स्पीसीज हो गई थी, करीब 14 स्पीसीज बन गई थी एक स्पीसीज से। इसी को एडाप्टिव रेडिएशन कहा गया था। एडाप्टिव रेडिएशन यही है, रेडिएट हो और एडाप्ट हो। रेडिएट मतलब स्प्रेड आउट, फैले, रेडिएट हो और फिर जहां जाए वहां एडाप्ट होकर के नई स्पीसीज बन जाए, यही एडाप्टिव रेडिएशन है। यही है होमोलोगस ऑर्गन। जो एडाप्टिव रेडिएशन इसी नाते होती है कि उसमें होमोलोगस ऑर्गन क्रिएट होते हैं। जिस ऑर्गेनिज्म में, जिस स्पीसीज में होमोलोगस ऑर्गन क्रिएट होंगे वो समझिए डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है। इसको माइक्रो इवोल्यूशन भी कहते हैं। एक पूरी की पूरी स्पीसीज ही एक साथ बन जाती है। ये इवोल्यूशन का बड़ा रूप होता है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। अब होमोलोगस ऑर्गन क्लियर हो गया होगा कि जिसकी ओरिजिन
एंड डेवलपमेंट सेम हो, बट फंक्शन अलग अलग हो। इसको डाइवर्जेंट एवोल्यूशन भी कहते हैं। एग्जाम्पल इसमें बड़ा अच्छा दिया है, फ्लिपर ऑफ सील। सील आप देखे होंगे, सील देखिए, ये है फ्लिपर ऑफ सील, स्ट्रक्चर है। ये ह्यूमरस है, रेडियोल्ना है, कार्पल्स है, मेटाकार्पल्स है, फाइलेंजेस है। फोर आर्म का स्ट्रक्चर सेम है इसका, जैसे ह्यूमन का 4 आर्म है। देखिए ह्यूमन का, मैन का 4 आर्म, और सील का, बर्ड्स का देखिए 4 आर्म। इसमें लिखा है विंग्स ऑफ बैट, बैट का विंग्स देखिए, बैट है, इसकी विंग्स का स्ट्रक्चर प्लान देखेंगे, ओरिजिन सेम है। उसी तरह से ह्यूमन का हैंड, हाथ, इसका स्ट्रक्चर का प्लान और ओरिजिन। 4 लेग ऑफ हॉर्स, घोड़े का 4 लेग, इसमें नहीं, हाँ, हॉर्लेस ऑफ हार्क देखें, हार्स 4 लेग। ये जितने आर्गन हैं अलग अलग स्पीसीज के हैं, ध्यान से देखिएगा इसको। ये सील है, अलग स्पीसीज है, ये बर्ड्स है, अलग स्पीसीज है, ये बैट है, अलग स्पीसीज है, हॉर्स है, अलग स्पीसीज है, मैन है, अलग स्पीसीज। अलग अलग स्पीसीज के 4 आर्म हैं, जिसका स्ट्रक्चर प्लान और ओरिजिन करीब करीब बराबर है। एक का यहां दिखा दिया गया है, ये ह्यूमरस, ये रेडियोल्ना, ये कार्पल्स, मेटाकार्पस, फाइलेंजेस, सील के दिखाया गया। ठीक उसी तरह से इसमें भी वही प्लान है, ह्यूमरस, रेडियोल्ना, कार्पस, फाइलेंजेस। उसी तरह से बर्ड्स में भी है, उसी तरह से हॉर्स में भी देखेंगे, और उसी तरह से मनुष्य के हैंड में भी है स्ट्रक्चर, और इसकी ओरिजिन सब 4 आर्म से है। लेकिन फंक्शन देखिए, मैन का हैंड क्या करता है? पकड़ने में, काम करने में। हॉर्स का क्या करता है? रन में करता है। बैट का क्या करता है? फ्लाइंग में करता है। उसी तरह से बर्ड्स का भी फ्लाइंग में काम करता है। शील का जो है ये तैरने में काम करता है। फंक्शन सबके अलग अलग है, लेकिन स्ट्रक्चर प्लान देखेंगे और ओरिजिन 4 आर्म से हुआ है, ये सेम है। इसको क्या कहेंगे? होमोलॉगस ऑर्गन। होमो मतलब होम से निकले हों सब, लेकिन विचरण अलग अलग कर रहे हो, काम अलग अलग कर रहे हो, इसको कहेंगे होमोलॉगस। ये डाइवर्जेंट एवोल्यूशन में ये ऑर्गन क्रिएट होते हैं, बनते हैं, तभी डाइवर्जेंट एवोल्यूशन होता है, नई स्पीसीज बन जाती है, वेरिएशन होते हैं। इसको जो है वो, ये हमारा हो गया आपका होमोलॉगस ऑर्गन। ये बताता है कि एंसेस्टर एक है। इससे प्रतीत हो रहा है कि इन सबके एंसेस्टर एक रहे होंगे। तो ये होमोलॉगस ऑर्गन के बारे में आप क्लियर हो गए होंगे। होमोलॉगस ऑर्गन या डाइवर्जेंट इवोल्यूशन या माइक्रो इवोल्यूशन, ये मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस है होमोलॉगस ऑर्गन का। ये एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा। 4 आर्म ऑफ डिफरेंट मैन, हॉर्स, बैट, बर्ड एंड सील का ये होमोलॉगस ऑर्गन। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। अब आगे चलते हैं, एनालॉगस ऑर्गन पढ़ते हैं पहले। अब एनालॉगस ऑर्गन क्या है? इसका जरा सा अपोजिट है एनालॉगस ऑर्गन। होमोलॉगस में क्या था? ओरिजिन और उसका स्ट्रक्चर का प्लान एक था। इसमें क्या होगा? और फंक्शन अलग अलग थे। ओरिजिन और स्ट्रक्चर का प्लान एक था, लेकिन फंक्शन अलग अलग थे। इसमें क्या है? अब इसमें देखिए, दे आर ऑर्गन्स डिफरेंट स्पीसीज हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड एम्ब्रियोनिक ओरिजिन बट सिमिलर फंक्शन। देखिए, उसमें फंक्शन अलग अलग थे। एनालॉगस में फंक्शन अलग अलग थे। ह्यूमन का हैंड कुछ कर रहा था, फ्लाइंग का काम कर रहा था। सील का 4 आर्म स्विमिंग का काम कर रहा था, जबकि स्ट्रक्चर और फंक्शन, स्ट्रक्चर और ओरिजिन सेम थे। इसमें स्ट्रक्चर और ओरिजिन
दे हैव ऑर्गन डिफरेंट स्पीसीज, वर्जिन फंक्शन डिफरेंट, लेकिन इसमें फंक्शन सेम, उसमें फंक्शन डिफरेंट थे, इसमें फंक्शन सेम है। अब देखिए एग्जाम्पल, बैट, बैट का, बर्ड का विंग्स, इंसेक्ट का विंग्स, इंसेक्ट का विंग्स, देखिए विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, पेट्रोडेक्टाइल, बर्ड्स एंड बैट, सबके फंक्शन सेम है, सब फ्लाइंग का काम कर रहे हैं। बैट है, देखिए विंग्स, ये किसका विंग्स है? बटरफ्लाई का, ये क्या काम करता है? फ्लाइंग का। ये विंग्स क्या है? इंसेक्ट का। ये क्या है? बर्ड्स का है। ये कौन सा है? बैट का है। ये पेट्रोडेक्टाइल का है। ये विंग्स सबका सबका क्या काम है? फ्लाइंग। काम एक है, लेकिन वर्जिन और स्ट्रक्चर सबका अलग अलग है। होमोलॉगस एनालॉगस में ही अंतर है। फंक्शन, इसमें फंक्शन सेम, स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट अलग, उसमें स्ट्रक्चरल वर्जिन सेम बट फंक्शन अलग अलग। ये होमोलॉगस, इसको क्या कहेंगे दूसरे शब्द में? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन भी इसको बोलते हैं। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के बारे में हम लोगों ने बड़ा ठीक से पढ़ा था। इसका एग्जाम्पल है विंग्स ऑफ इंसेक्ट, बटरफ्लाई, बर्ड्स एंड बैट। ये जितने विंग्स हैं सबका काम फ्लाइंग का है, लेकिन स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट इनका सबका अलग अलग है। ये आप देखेंगे इंसेक्ट जिसका एब्डोमेन से होता है, इसका पेट्रोडेक्टाइल का डेवलपमेंट अलग है, और बर्ड्स का डेवलपमेंट अलग है, विंग्स का। सबके डेवलपमेंट और वर्जिन अलग अलग है, लेकिन फंक्शन सेम है। तो ये अब हो गया, इसका एग्जाम्पल हो गया एनालॉगस ऑर्गन के। इसको कन्वर्जेंट एवोल्यूशन भी कहते हैं। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन में एक बार फिर हम लोग पहले देखे, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट दो तरह के हैं। दोनों तरह में अंतर क्या है? एक में एक स्पीसीज डिफरेंट स्पीसीज बना रही है। डार्विन से फिंचर देखिए, एक स्पीसीज ये गई, ये 4 या 5 स्पीसीज बनाई। ये क्यों? आइसोलेट हो गई, जियोग्राफिकल एरिया में चली गई, वहां अडॉप्ट होकर के नई स्पीसीज बना ली। उसको क्या कहेंगे? डाइवर्जेंट। लेकिन कन्वर्जेंट में विभिन्न स्पीसीज के एनिमल्स जब एक एनवायरमेंट में आ जाते हैं तो सेम दिखने लगते हैं। इसमें आइसोलेट हो रहा है, इसमें आ रहे हैं एक जियोग्राफिकल एरिया में डिफरेंट स्पीसीज के लोग। जब एक जियोग्राफिकल एरिया में आ जाएंगे तो एडाप्ट होंगे, वेरिएशन होगा, सेम दिखने लगेंगे। इसमें नई स्पीसीज बन रही है, इसमें भी नई स्पीसीज बन रही है, लेकिन इसमें एक स्पीसीज बन रही है, इसमें कई स्पीसीज बन रही है। इसलिए उसको माइक्रो इवोल्यूशन कहा गया, इसको माइक्रो इवोल्यूशन कहा जाता है। अब हो गया आपका एनालॉगस या कन्वर्जेंट, और होमोलॉगस या डाइवर्जेंट। ये दोनों क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, एक चीज छूट गई है, को इवोल्यूशन। मॉर्फोलॉजिकल में को इवोल्यूशन देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। को इवोल्यूशन, को इवोल्यूशन क्या है? को इवोल्यूशन देखिए, it is a mutual evolution. It is the mutual evolution or adaptation of two species to each other due to their relationship in food chain, habit and others. ध्यान से इसको देखिएगा, क्लियर हो जाए। को इवोल्यूशन, को इवोल्यूशन का मतलब है कि जो इंटरेक्शन ऑफ टू स्पीसीज, दो स्पीसीज का आपस में इंटरेक्शन से जो इवोल्यूशन होता है वो को इवोल्यूशन है। म्यूचुअल इवोल्यूशन इसको कहते हैं। म्यूचुअल इवोल्यूशन मतलब दोनों स्पीसीज का म्यूचुअल इवोल्यूशन होता है। इंटरेक्शन ऑफ टू स्पीसीज पे जो होता है, इसको क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल इफेक्ट।
co-evolution occurs when two or more species reciprocally affect to each other through the process of natural selection। जब टू स्पीसीज एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगी उसके माध्यम से जो इवोल्यूशन होगा इसको को इवोल्यूशन कहते हैं। बड़ा एक अच्छा एक फूड चेन, किसमें? फूड चेन, हैबिटेट एंड अदर्स में दो स्पीसीज जब एक दूसरे को इवोल्यूशन में इंटरेक्ट करेंगी, इसमें नेचुरल सिलेक्शन नेचर नहीं कर रहा है, दो स्पीसीज आपस में कर रही हैं इवोल्यूशन, को इवोल्यूशन। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल इसमें है, कई एग्जाम्पल इसमें बड़े अच्छे अच्छे दिए गए हैं। प्रीडेटर्स एंड प्रे, एक है प्रीडेटर्स एंड प्रे, इसी का एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए स्फिनिक्स माथ है एक, जिसको जैंथोपन मार्जेनी कहते हैं, प्रेरेक्टाइल में एंड ऑर्किड फ्लावर। देखिए एक है, एक माथ है, एक फ्लावर है। इंसेक्ट, अब इस तरह से समझे, इंसेक्ट फ्लावर में उसके नेक्टर को लेता है, वो उसका भोजन है। लेकिन फ्लावरिंग प्लांट्स को क्या मिलता है? उसका पॉलिनेशन होता है। दो स्पीसीज हैं, एक इंसेक्ट है, एक फ्लावरिंग प्लांट है। इंसेक्ट फ्लावरिंग प्लांट के फ्लावर से नेक्टर लेता है चोंच के माध्यम से, और फ्लावर को क्या होता है? पॉलिनेशन होता है। जगह जगह जाएगा तो पॉलिनेशन की क्रिया इसमें शुरू होगी। दोनों एक दूसरे को इंटरेक्ट कर रहे हैं, दो स्पीसीज के लोग। अगर फ्लावर का नेक्टर, फ्लावर का शेप चेंज होगा तो इंसेक्ट के अपने चोंच को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इस पर सिलेक्शन प्रेशर आएगा। उसको सरवाइव करने के लिए अपनी चोंच को बदलना पड़ेगा, तभी तो नेक्टर पाएगा वो। एक दूसरे से इंटरेक्ट है इवोल्यूशन। उसी तरह से देखिए, डार्विन्स ऑब्जर्व 11 इंच लॉन्ग नेक्टर रिसेप्टकिल ऑफ दिस मेडागास्कर एन ऑर्किड एंड प्रेडिक्टेड देयर मस्ट बी एन इंसेक्ट विद द 11 इंच लॉन्ग प्रोबोसिस। 11 इंच चोंच लंबी हो गई। दूसरा एग्जाम्पल देखें, म्यूटेलिज्म, कॉमनसेलिज्म, पैरासिटिज्म। पैरासाइट भी, एक पैरासाइट अपने पैथोजन पे रहता है। जब पैरासाइट पैथोजन पे निर्भर है, जब पैथोजन पैरासाइट से बचने के लिए चेंज होगा तो पैरासाइट को भी अपने सर्वाइवल के लिए चेंज होना पड़ेगा, नहीं तो उसमें नहीं रह पाएगा। एक दो स्पीसीज आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं, जैसे इंसेक्ट। उसी तरह से एक एग्जाम्पल और है, क्रेप्स। क्रेप्स और स्नेल। क्रेप्स जो है वो स्नेल का प्रेडिटर है। इसमें प्रेडिटर एग्जाम्पल, इसको ध्यान से रखिएगा, प्रेडिटर एंड प्रे, पैरासिटिज्म और आपका म्यूचुअलिज्म, कॉमनसेलिज्म, ये इसके एग्जाम्पल है को इवोल्यूशन के। तो दो स्पीसीज आपस में इंटरेक्ट के द्वारा जो इवोल्यूशन हो रहा है उसको हम को इवोल्यूशन कहेंगे। ये समझ गए होंगे। आगे हम लोग चलते हैं, एनालॉगस हो गया। वेस्टिजियल ऑर्गन्स, दे ऑर्गन्स फंक्शन इन इंसेस्टर बट फंक्शन लेस इन प्रेजेंट फॉर्म्स। पहले फंक्शन में थे, आज फंक्शन में नहीं है। वेस्टिजियल ऑर्गन थे, एक समय ऐसे था फंक्शन थे, बट प्रेजेंट टाइम में फंक्शन लेस हो गए। दे आर ऑर्गन फंक्शन इन इंसेस्टर बट फंक्शन लेस प्रेजेंट फॉर्म्स, फंक्शन लेस हो गए। जैसे ह्यूमन में देखिए, थर्ड आई लिड्स, मसल्स ऑफ ईयर, बॉडी हेयर्स, अपेंडिक्स, कोकिक्स, विजडम टीथ, ह्यूमन विंग्स, ये जो है वेस्टिजियल ऑर्गन है। ये क्या थे? पहले थे, आज ये अवशेष है, इनका कोई फंक्शन नहीं है। धीरे धीरे समय के अनुसार पहले फंक्शन थे, आज फंक्शन लेस हो गए। ये बताते हैं कि इसका एंसेस्टर एक था, वेस्टिजियल ऑर्गन। अदर एनिमल्स में देखिए, रुडिमेंट्री पेल्विक्स इन पेल्विक गर्डिस इन पाइथन एंड बोस स्नेक्स, रुडिमेंट्री एक्सटर्नल ईयर इन व्हेल। दूसरा है सी लीव्स ऑफ रोसियन एंड
एस्पार्गस, ये ऐसे हैं वेस्टिजियल ऑर्गन, एनिमल्स में भी हैं, ह्यूमंस में भी हैं, प्लांट्स में भी हैं। ये वेस्टिजियल ऑर्गन जो पहले फंक्शन थे आज फंक्शनलेस हैं, पहले इनकी जरूरत थी, यूज था, आज यूज नहीं है। ये भी वेस्टिजियल ऑर्गन भी बताते हैं कि इनके सिस्टर एक थे। ये एग्जाम्पल है, देखिए पेलिका ऑफ सेमिनेलिकुरस, हेयर्स ऑफ बॉडी, पिन्ना मसल्स, और देखें आप सेगमेंटल मसल्स ऑफ एब्डोमेन, अपेंडिक्स, कोकिक्स, ये ह्यूमन वाले हैं जो वेस्टिजियल ऑर्गन है। आगे चलते हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन के अलावा एक चीज हम लोगों को छूट गया, एटाबिस्म ऑर्गन। जिस तरह से वेस्टिजियल ऑर्गन है उसी तरह से एटाबिस्म ऑर्गन भी होते हैं। एटाबिस्म ऑर्गन यही हम समझा देते हैं। एटाबिस्म ऑर्गन, एटा VISMM, ATAVISM ऑर्गन। जैसे वेस्टिजियल ऑर्गन आज फंक्शनलेस हैं, उसी तरह से कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जो फंक्शनलेस हैं लेकिन प्रेजेंट में वो दिखने लगते हैं, रीअकरेंस हो जाते हैं। रीअकरेंस ऑफ ऑर्गन्स, रीअकरेंस ऑफ ऑर्गन्स, रीअकरेंस ऑफ पर्टिकुलर ट्रेट्स इन ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल इसका बड़ा अच्छे एग्जाम्पल है एटाबिस्म के। कौन से एग्जाम्पल है? ह्यूमन के हेयर्स। कभी कभी ह्यूमन्स पे टेल आ जाती है, बच्चे पैदा होते हैं तो उनको टेल दिखने लगती है। और कौन सा एग्जाम्पल है? हेयर्स ऑफ टीथ, ड्यू क्लॉप डॉग्स, डॉग्स के अंदर ड्यू क्लॉप पंजा आ जाता है। ये क्या है? पर्टिकुलर ट्रेट्स एकाएक आ जाते हैं, पहले थे अब आ जाते हैं एकाएक। तो रीअकरेंस ऑफ पर्टिकुलर ट्रेट्स इन ऑर्गेनिज्म, एक बैग वो आ जाते हैं। विजडम टीथ, कौन सा टीथ? एक्स्ट्रा निपिल, ह्यूमन्स में निपिल्स, कभी कभी आदमी के निपिल्स बड़े हो जाते हैं, हेयर्स बड़े हो जाते हैं, टेल्स आ जाती है ह्यूमन्स में। ये रीअकरेंस ऑफ ऑर्गन्स, पर्टिकुलर ट्रेट्स, इसको एटाबिस्म ऑर्गन कहेंगे। एटाबिस्म ऑर्गन ये भी ये प्रतीत होता है कि हम लोगों के एंसेस्टर एक थे। तो ये मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल एविडेंस है। होमोलोगस ऑर्गन बताया हमने एग्जाम्पल के साथ। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन भी इसका रिपीट हो गया। एनालॉगस ऑर्गन, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन हो गया। एडाप्टिव रेडिएशन भी इसी के साथ रिपीट हो गया। उसके बाद वेस्टिजियल ऑर्गन हो गए, एटाबिस्म ऑर्गन हो गए, ये इतने ये। और उसके बाद को एवोल्यूशन, जो दो डिफरेंट स्पीसीज के इंटरेक्शन से एवोल्यूशन होता है। रेसिप्रोकल, एक दूसरे, ये दोनों स्पीसीज के ऑर्गन एक दूसरे पर निर्भर थे। एक अगर डेवलप करेगा तो दूसरे को अगर एक का एवोल्यूशन होगा दूसरे का एवोल्यूशन करना पड़ेगा, क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन प्रेशर उस पर पड़ेगा। पैरासाइट अगर बदलेगा, पैथोजन अगर बदलेगा तो पैरासाइट को बदलना पड़ेगा, वो अपने आप एवोल्यूशन हो जाएगा। एक का होगा दूसरे का अपने आप हो जाएगा, कोई एवोल्यूशन में। इंसेक्ट की चोंच और फ्लावर और बदलेगा तो इंसेक्ट को बदलना पड़ेगा, तभी सर्वाइव कर पाएगा। तो मतलब उसका एवोल्यूशन उस एवोल्यूशन पर निर्भर है। वो एवोल्यूशन करेगा तो उसको एवोल्यूशन करा देगा, उस पर प्रेशर बढ़ेगा। इस तरह के एवोल्यूशन को को एवोल्यूशन करते हैं। आई होप कि आप क्लियर हो गया होगा। मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमिकल एविडेंस और एवोल्यूशन, नेक्स्ट हम अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।